नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे में। और मैं हूं आपके साथ अनिल और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। और अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे। और इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो शिक्षार्थी हैं उनके सवाल यहाँ पर लेकर आते हैं और उन सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट्स से उन शिक्षार्थियों तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में बैठे हैं वो हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से गौरव उपाध्याय। स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद सर। जी, तो जैसे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे शिक्षार्थियों के कई तरह की क्वेरीज होती हैं, तो उन क्वेरीज को कैसे उनके जवाब उन तक पहुंचाए जाने हैं, इसको लेकर के ये कार्यक्रम है। तो सवाल है, मेरा नाम मोहित चंद श्रीवास्तव है। मेरा अध्ययन केंद्र HNB PG कॉलेज खटीमा है। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लोक प्रशासन मास्टर ऑफ आर्ट का छात्र हूँ। मेरा गुरुजी से प्रश्न है कि औपचारिक संगठन को परिभाषित करते हुए उसके संगठनात्मक संरचना को उदाहरण सहित समझाइए। जी मोहित जी, धन्यवाद। आपने लोक प्रशासन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय से संबंधित प्रश्न पूछा है। आपका जो प्रश्न है ये MA लोक प्रशासन के साथ साथ UGC नेट और UPSC और यूनिवर्सिटी लेवल की जो परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता केवल नीतियों पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है वो किस प्रकार संरचित है और यानी वो किस प्रकार कार्य करता है। इसलिए औपचारिक संगठन की अवधारणा लोक प्रशासन के अध्ययन का आधार मानी गई है। सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात औपचारिक संगठन है वो क्या है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो औपचारिक संगठन वो संगठन है जिसकी स्थापना किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर की जाती है तथा जिसकी संरचना, उसके अधिकार, उत्तरदायित्व, उसमें कार्य विभाजन और उसकी कार्यप्रणाली पूर्व निर्धारित नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती है। इसमें प्रत्येक अधिकारी का पद निश्चित होता है और जो उसके प्रत्येक कर्मचारी होते हैं उनके कार्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं। और ये भी होता है कि जो आदेश और उत्तरदायित्व होते हैं उनकी एक स्पष्ट श्रृंखला विद्यमान रहती है। यही कारण है कि मंत्रालय, विश्वविद्यालय, जिला प्रशासन, न्यायपालिका, पुलिस विभाग, सेना, सार्वजनिक उपक्रम, निजी कंपनियां, ये सभी औपचारिक संगठनों के उदाहरण हैं। यदि हम विद्वानों की परिभाषाओं की ओर देखें तो चेस्टर बर्नार्ड एक विद्वान रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। उन्होंने औपचारिक संगठन को दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी समन्वित गतिविधियों की प्रणाली बताया है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सचेत रूप से स्थापित किया जाता है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि औपचारिक संगठन स्वतः विकसित नहीं होता, बल्कि इसे योजनाबद्ध ढंग से निर्मित किया जाता है। इसी प्रकार एक और विद्वान है हर्बर्ट साइमन। उनके अनुसार औपचारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका, उनके अधिकार और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं। वहीं अन्य एक विद्वान है लूथर गुलिक। उनका ये मत है कि जो संगठन का प्रशासन होता है वो वह माध्यम है जिसके द्वारा कार्यों का विभाजन, समन्वय और नियंत्रण ये सभी चीज सुनिश्चित किया जाता है। इन सभी परिभाषाओं का सार यही है कि औपचारिक संगठन प्रशासनिक दक्षता, अनुशासन और उत्तरदायित्व इन चीजों को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब हम प्रश्न के दूसरे और महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं कि औपचारिक संगठन की संगठनात्मक संरचना कैसी होती है। संगठनात्मक संरचना से आशय उस ढांचे से है जिसके माध्यम से किसी संगठन में पदों, अधिकारों, उत्तरदायित्वों और कार्यों का वितरण किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कौन किसके अधीन कार्य करेगा, किसके पास निर्णय लेने का अधिकार होगा, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा और विभिन्न विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन किस प्रकार स्थापित होगा। इन सभी बातों का निर्धारण संगठनात्मक संरचना के माध्यम से किया जाता है। और संगठनात्मक संरचना का देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो हायरार्की है, जिसे हम पदानुक्रम कहते हैं। पदानुक्रम का अर्थ है ऊपर से नीचे तक अधिकार और आदेश की एक स्पष्ट श्रृंखला का होना, अर्थात प्रत्येक अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करता है। हम उदाहरण के लिए देखें तो यदि हम भारत सरकार के किसी मंत्रालय का उदाहरण लें तो वहाँ मंत्री के नीचे सचिव, उसके बाद अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, अनुभाग अधिकारी और फिर सहायक अधिकारी कार्य करते हैं। इसी प्रकार जिला प्रशासन में जिलाधिकारी के अधीन अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारी कार्य करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था प्रशासन में डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीजें सुनिश्चित करती है। संगठनात्मक संरचना का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है डिवीजन ऑफ वर्क अर्थात कार्य विभाजन। लोक प्रशासन के बहुत सारे विद्वानों का यह मानना है कि कोई भी संगठन तभी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर कार्य सौंपा जाए। उदाहरण के लिए जिला प्रशासन में राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस और पंचायत अलग अलग विभाग हैं। ये अलग अलग अधिकारियों के अधीन कार्य करते हैं। इससे प्रत्येक विभाग अपने कार्य में विशेषज्ञता विकसित करता है और इससे ये होता है कि कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यही सिद्धांत बड़े मंत्रालयों और विश्वविद्यालयों में भी लागू होता है।
संगठनात्मक संरचना का जो तीसरा महत्वपूर्ण आधार है वो है अधिकार और उत्तरदायित्व अर्थात अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। औपचारिक संगठन में प्रत्येक पद के साथ कुछ अधिकार जुड़े होते हैं और उन्हीं के अनुरूप उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए जाते हैं। प्रशासन का यह मूल सिद्धांत है कि अधिकार और उत्तरदायित्व में संतुलन होना चाहिए। यदि किसी अधिकारी को उत्तरदायित्व तो दे दिया जाए लेकिन अधिकार न दिए जाएं तो वह प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता। दूसरी ओर यदि अधिकार अधिक हों और उत्तरदायित्व कम हो तो यह देखा जाता है कि शक्ति के दुरुपयोग की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आधुनिक प्रशासन अधिकार और उत्तरदायित्व के संतुलन पर विशेष बल देता है। अब हम चौथे महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो वो है यूनिटी ऑफ कमांड अर्थात आदेश की एकता। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी फायोन ने किया था। इसका अर्थ है कि प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। अर्थात यदि किसी कर्मचारी को एक ही समय में अनेक अधिकारियों से निर्देश मिलने लगे तो भ्रम, संघर्ष और अनुशासनहीनता आदि उत्पन्न हो सकती है। इसलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में आदेश की एक स्पष्ट श्रृंखला बनाए रखना सुनिश्चित किया जाता है जिससे कार्यों में स्पष्टता और उत्तरदायित्व बना रहता है। संगठनात्मक संरचना का पांचवा महत्वपूर्ण तत्व है अधिकार का प्रत्यायोजन अर्थात डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। किसी बड़े संगठन में सभी निर्णय केवल टॉप लेवल के अधिकारी ही लें ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए उच्च अधिकारी अपने कुछ अधिकार अधीनस्थ अधिकारियों को भी सौंपते हैं। उदाहरण के लिए किसी मंत्रालय का सचिव प्रत्येक छोटे प्रशासनिक निर्णय को स्वयं नहीं लेता बल्कि अनेक अधिकार संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव इनको भी सौंपता है। इससे निर्णय लेने की गति बढ़ती है, कार्यों का शीघ्र निष्पादन होता है और प्रशासन अधिक प्रभावी बनता है। छठे महत्वपूर्ण आधार की बात करें तो वो है कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय। संगठन में अनेक विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग अलग अलग कार्य करता है। यदि इन विभागों के बीच समन्वय न हो तो संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए देखें तो यदि किसी जिले में बाढ़ या प्राकृतिक आपदा आती है तो केवल जिला प्रशासन ही कार्य नहीं करता है। उस समय पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग सभी मिलकर राहत और बचाव कार्य संचालित करते हैं। यही समन्वय की जो भावना है ये औपचारिक संगठन को प्रभावी बनाती है। संगठनात्मक संरचना का सातवां महत्वपूर्ण तत्व है कंट्रोल एंड सुपरविजन अर्थात नियंत्रण और पर्यवेक्षण। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करता है, साथ ही वो उन्हें आवश्यक निर्देश देता है तथा वो यह भी सुनिश्चित करता है कि संगठन के निर्धारित नियमों और उद्देश्यों के अनुरूप कार्य हो रहे हैं या नहीं। नियंत्रण के माध्यम से अनुशासन बना रहता है, जो त्रुटियां होती हैं उनमें सुधार होता है और प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। इसी कारण औपचारिक संगठन में पर्यवेक्षण की व्यवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि हम औपचारिक संगठन के व्यवहारिक उदाहरणों की बात करें तो भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय, राज्य सरकार का प्रत्येक विभाग, जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक और सशस्त्र सेनाएं इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। उदाहरण के लिए देखें तो किसी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति, कुलपति, कुल सचिव, संकाय के अध्यक्ष, विभागों के अध्यक्ष, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और विश्वविद्यालय के कार्यालय कर्मचारी एक निश्चित पदानुक्रम में कार्य करते हैं। इसी प्रकार जिला प्रशासन में जिलाधिकारी से लेकर लेखपाल तक अधिकार और उत्तरदायित्व की एक स्पष्ट श्रृंखला दिखाई देने को मिलती है। यदि औपचारिक संगठन के महत्व का हम मूल्यांकन करें तो प्रशासन में अनुशासन, कार्यकुशलता, स्पष्ट उत्तरदायित्व, समन्वय, नियंत्रण और स्थायित्व ये स्थापित करता है। तो नियम आधारित कार्यप्रणाली होने के कारण निर्णय जो होते हैं क्योंकि वो अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं और प्रशासनिक निरंतरता बनी रहती है। यही कारण है कि आधुनिक लोकतांत्रिक प्रशासन भी औपचारिक संगठन के बिना प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता। हालांकि औपचारिक संगठन की कुछ सीमाएं, लिमिटेशंस भी हैं। अत्यधिक नियमों और प्रक्रियाओं के कारण कई बार रेड टेपिज्म अर्थात लाल फीताशाही, निर्णय लेने में विलंब, कठोरता और मानवीय संबंधों की उपेक्षा ऐसी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी कारणवश व्यवहारवादी विचारकों में विशेषकर अल्टन मायो ने यह स्पष्ट किया है कि औपचारिक संरचना केवल होना पर्याप्त नहीं है बल्कि संगठन के भीतर विकसित होने वाले अनौपचारिक संबंध भी प्रशासनिक दक्षता के लिए आवश्यक हैं। आज आधुनिक लोक प्रशासन का दृष्टिकोण यही है कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। यदि समकालीन परिप्रेक्ष्य में देखें तो डिजिटल गवर्नेंस, ई ऑफिस, मिशन कर्मयोगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और परिणाम आधारित प्रबंधन आदि ऐसे कुछ भारत सरकार के कार्यक्रम हैं जिन्होंने औपचारिक संगठन को और अधिक प्रभावी बनाया है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया अधिक ट्रांसपेरेंट हुई है और नागरिक केंद्रित, सिटीजन सेंट्रिक भी बन रही है। इससे स्पष्ट होता है कि समय के साथ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप अवश्य बदल रहा है किंतु उसका महत्व आज भी उतना ही बना हुआ है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। यह केवल पदों और नियमों का केवल विभाजन नहीं है या नियमों का समूह मात्र नहीं है बल्कि एक सुव्यवस्थित संस्थागत व्यवस्था है जो स्पष्ट उद्देश्य, पदानुक्रम, कार्य विभाजन, उत्तरदायित्व, समन्वय और नियंत्रण के माध्यम से संगठन को प्रभावी बनाती है। आधुनिक लोक प्रशासन की सफलता का आधार एक सक्षम और औपचारिक संगठन ही है। इसलिए किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए औपचारिक संगठन की अवधारणा का गहन अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। जी, तो गौरव जी आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ और विस्तार के साथ और उदाहरण के साथ आपने जो मोहित चंद्र श्रीवास्तव जी का जो सवाल है उस सवाल का आपने जवाब पेश किया है। गौरव उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।
चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके कोई भी अपने सवाल हों तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपने सवाल अपनी आवाज़ के साथ, अपने नाम के साथ आप भेज सकते हैं। और उसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7300689102। नंबर फिर से दोहरा दूं, 7300689102। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने दोस्त अनिल को भी दीजिए इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।